अब ये राष्ट्रीय आय, अब ये राष्ट्रीय आय और ये जीडीपी और ये जीएनपी, इसको काउंट करने का कोई फॉर्मूला तो होगा कि ऐसा है कि ये जाके बता देंगे कि सर लीजिए मैं इतना कमाई हूँ जोड़ लीजिए, ये जाके बता देंगे सर मैं इतना कमाई हूँ ले आके जोड़ लीजिए। इतना महान है हम लोग नहीं। उसके लिए सरकार एक फार्मूला बनाती है, फार्मूला है। तो दो तरह का फार्मूला, वैसे तो तीन है लेकिन सरकार जारी कितने करती है, दो प्रकार का फार्मूला। एक होती है एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है इनकम मेथड। ध्यान समझिएगा, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा होता है इनकम मेथड। यानी एक होती है व्यय पद्धति, एक होती है आय पद्धति। अब समझना, ये खाली रटना नहीं है कि आय और व्यय क्या हो गया, अब ये जानना है कि क्यों ये दो फार्मूले बने आय और व्यय पद्धति का। बताता हूं मैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जैसे कि पानी दीजिएगा ये, जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्कॉर्पियो की एजेंसी हो, आपके पास स्कॉर्पियो की एजेंसी हो और मैं खरीदार आपके यहां पहुंचा खरीदने के लिए। स्कॉर्पियो का दाम कितना हो रहा है जी? 10 ही लाख नहीं, ज्यादा होगा। 15 सब ले हो के 16 पास जाएगा। चलो ठीक है 18 मान लेना, खुश, ठीक 18। मान लीजिए 18%, 18 लाख, परसेंट नहीं, अच्छा इकोनॉमी बार बार परसेंट ही चलता है। ठीक, आते हैं। मान लीजिए इनके यहाँ पहुंचा, मैं इनके यहाँ पहुंचा कि मैं मुझे स्कॉर्पियो दे दीजिए, ये कहेंगे ले लीजिए, तो मैं कह रहा हूँ ले जा रहा हूँ, कहेंगे रुकिए पैसा दीजिए, है कि नहीं? तो ये बोली 18 लाख रुपया रखेगा, 18 लाख रुपया लगेगा। समझिए बात को। अब मैं बैग ले आया, 18 लाख रुपए इनको दे दिया। दो चीजें हुई, कितनी चीजें हुई? दो चीजें। एक बिंदु पर दो चीजें हो गई। समझना है बात को? दो चीजें हुई। मेरे लिए 18 लाख क्या हो गया? खर्च हो गया, यानी व्यय हो गया, मेरा एक्सपेंडिचर है मेरा। और आपके लिए 18 लाख क्या हो गई? आय हो गई। समझ में आ रही बात? अब इसको ऐसे नहीं दिमाग लगाएं सर जी ऐसे कैसे, आपको सर स्कॉर्पियो तो मिली है ना, ऐसा नहीं जोड़ेंगे, तब तो डबल हो जाएगा। 18 लाख प्लस 18 लाख तो 36 लाख, तब तो हर चीज का दाम। ये मोबाइल गया मैं लेने 20,000, 20,000 मुझे मोबाइल देते, ये भी 20,000, 20,000 वो लिया तो 40,000। सबकी जीडीपी क्या आ जाएगी? डबल आ जाएगी। इसलिए सरकार क्या करती है? दो फार्मूले। समझ में आ गया क्यों सरकार दो फार्मूला? ऐसी जब जब चीजें, जब जब दुनिया में जो भी चीज खरीदी या बेची जाती हैं, तो दो चीजें उसी बिंदु पर उसी समय दो चीजें हो जाती हैं। एक व्यक्ति का आय हो जाता है और दूसरे व्यक्ति का व्यय हो जाता है। जैसे आपका क्या हुआ? आय हुआ और मेरा व्यय हुआ। तो इन्हीं फार्मूले को फोकस हियर, जिन जिन लोगों का व्यय हुआ उन सभी लोगों की अलग 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 सबका खर्चा जोड़ देंगे, तो वो क्या हो गया? जीडीपी को काउंट करने का कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। फार्मूला रटना नहीं है, जानना है कि उपज क्यों हुई इस फार्मूले की। नहीं मिलेगा इस तरह का, आप लोग देख लेना कहीं यूट्यूब पर, चाहे किताब में, चाहे कहीं, इतना डिटेल। उसके बाद दूसरा आय क्या है, उसके बाद अभी इनका आय हुआ, सबकी जितना आय हुआ, सब जितने लोगों की इनकम हुई वो क्या हो जाएगा? इनकम मेथड। इन्हीं दोनों मेथड को पढ़ लेना है, फिर आपका पूरा जीडीपी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? दोनों को समझ लेते हैं हम लोग। पहला डालिए हेडिंग जीडीपी, टाइटल डालिए जीडीपी की गणना या जीडीपी मेजरमेंट। जीडीपी मेजरमेंट, जीडीपी मेजरमेंट। जीडीपी मेजरमेंट रोज से तो कम ही पढ़े आप लोग। हाँ, जीडीपी मेजरमेंट में यानी जीडीपी गणना, तो पहला फार्मूला क्या होता है उसको आप लोग लिखें एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर जाए तो लोगों का संडे किसमें बीत गया होगा? सुबह घर बैठ के बतियाने में, मम्मी फुआ चाची से बतियाने में, और नहीं तो सुबह से 10 कप चाय पीने में। आप लोगों ने एक नया चैप्टर जीडीपी पढ़ लिया और मेरा भी वसूल हो गया टाइम, मैंने आपको पढ़ा दिया। इतना खतरनाक कठिन चैप्टर, ये डेंजरस चैप्टर में से आता है। समझ में आ रही बात? ये है एक्सपेंडिचर मेथड। हिंदी में से कहेंगे व्यय पद्धति, हिंदी में से कहेंगे व्यय पद्धति।
हिंदी में से क्या कहेंगे? व्यय पद्धति। आगे आते हैं हम लोग। फॉर्मूला आप लोग लिखें। व्यय पद्धति। जीडीपी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सहनशीलता खत्म हो रही है। हाँ वही कह रहा हूँ, समोसे की महक आ रही है। ठीक। जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना। आप लोग की इंद्रियों की भी पहचान हो रही है। आते हैं हम लोग। अब इसको सबको एक्सप्लेन करके एक बार लिखता हूं, सबको समझाते हुए चलता हूं। जैसे ऐसे होगा क्या, इन सबके थोड़ा जगह लेकर बनाए, कंजूसी नहीं। मेरे नोट्स में कंजूसी मत बना करो, इतने में लिख लें, इतने में सिकोड़ लें, पन्ना खर्च करिए। ठीक। अब पूरा एक सबके हाथी का सूंड निकलेगा, इसका एक हाथी का सूंड निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका कम से कम हाथी का 5 सूंड निकलेगा। कितना सूंड? 5 सूंड। पहला सी का मतलब होता है कंजम्पशन। लिखिए आप लोग, कंजम्पशन। उल्टा लिखूंगा मैं। सी का मतलब होता है कंजम्पशन। अब उसके बाद आप ऊपर लिखेंगे ग्रॉस कंजम्पशन। पहले ग्रॉस लिखूंगा, सोचेंगे सर जी सी कनेक्ट नहीं हो रहा है। ग्रॉस कंजम्पशन, सी से मतलब कंजम्पशन हुआ, लेकिन अब उसमें क्या जोड़ेंगे? ग्रॉस कंजम्पशन। हिंदी में से कहते हैं सकल उपभोग। सकल उपभोग। आई बराबर होता है इन्वेस्टमेंट। आई बराबर होता है इन्वेस्टमेंट। पूरा लिखेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हिंदी में लिखेंगे सकल निवेश। साथ साथ चलिए, साथ साथ लिखिए, सकल निवेश। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, यानी सरकारी खर्च। गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग या स्पेंडिंग, जो भी कर लेंगे आप। पता होना चाहिए मतलब सरकारी खर्च, क्योंकि जीडीपी में प्राइवेट का भी जुड़ेगा ना और सरकारी का भी जुड़ेगा। सरकारी खर्च। एक्स बराबर आप लोग लिखो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मत लिखना, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। एम का मतलब होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। सबको एक क्लास में ऑनलाइन मिलेगा, बाकी बैच आप लोगों को ऑफलाइन। इतना हो गया सबका। आगे चलें। सवाल एक ये है, पहले समझाता हूं तब सवाल पूछता हूं मैं। सकल उपभोग, सकल निवेश, सरकारी खर्च और ये आय, ये निर्यात माइनस आयात समझते हैं हम लोग। सकल उपभोग का मतलब क्या होता है? सकल उपभोग का मतलब होता है उस साल हर व्यक्ति का जो जो खर्च हुआ। आपने चायपत्ती खरीदा, आपने बाइक खरीदा, आपने पेन खरीदा, आपने सुई खरीदा, आपने स्कॉर्पियो खरीदा, आपने हेलीकॉप्टर खरीदा, आपने जमीन खरीदा, और क्या खरीदा? ठीक, सब तो कुछ तो बोल दिए, हो गया ना सब कुछ। आपने स्कूल की फीस पे की, ठीक है, वो सब कुछ, वो सब आपने क्या किया? खरीदा। किस लिए? उपभोग के लिए। किस लिए किया आपने? उपभोग के लिए आपने खरीदा। तो बदले हमने पैसा फ्री मिल गया, बदले हमने पैसा पे किया। तो वैसे सभी चीजों को क्या बोलते हैं? सकल उपभोग। यहां तक वो पता है, किसी के समझ में आया नहीं? अब समझ में आएगा। किताबी ज्ञान नहीं जाना है, रियल ज्ञान में आना। सकल उपभोग का मतलब ये होता है, आप लोग एक शब्द लिख लो, किसी भी वस्तु की पहली खरीद। किसी भी वस्तु की पहली खरीद। पहली खरीद। बताता हूं इसका मतलब, किसी भी वस्तु की पहली खरीद। अब एग्जाम्पल के लिए, कोई इसमें जीरो है?
हीरो है, क्या नाम है, मधुवेश। मान लीजिए मधुवेश हैं, हीरो टाइप के हैं भी, ठीक है। आज कौन साल चल रहा है, 2022। ये 2018 में किसी के फेर में पड़े, हम तो कुछ बोले नहीं, बस फेर में पड़े, आप लोग हंस दिए। मान लीजिए किसी के फेर में पड़े, किसी के चंगुल में आए। अब होता है क्या, पापा जिद करके पल्सर खरीदवाए। क्या खरीदवाए, पल्सर। चला भी रहे हैं, पीछे बैठा भी रहे हैं, है ना, ध्यान समझिएगा। पल्सर चला रहे हैं पीछे बैठ, क्योंकि पीछे बैठने वाला इंप्रेस रहेगा, पल्सर रहेगा तो इंप्रेस भी ना, साइकिल थोड़ा इंप्रेस होगा। पल्सर पे चला रहा है, वैसे चलाओ तो हवा में उड़ता है ना। पल्सर कब खरीदे थे, 2018 में। 2018 में इन्होंने पल्सर खरीदा। कितने रुपए का, कितने का मिला था, खरीदे पता चला होगा ना, 86,000, 85,000। मान लीजिए कितने का पड़ा वो, 85,000। अब होता है क्या कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये मेरे संपर्क में आते हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई की बात होती है, पढ़ाई ज्ञान की बात होती है। अब ये कहते हैं जो इनके साथ जो पीछे बैठ के घूमता था प्राणी, जो प्राणी घूमता था, वो कहता है खाली घूमने से काम चलेगा, कुछ आगे होगा, लेकिन आगे पढ़ाई वढ़ाई होगी। पढ़ाई वढ़ाई का मतलब क्या है, अब इस रिश्ते को रजिस्टर्ड बनाया जाए, अब रिश्ते को क्या किया जाए, रजिस्टर्ड बनाया जाए, है ना। वैसे बना सकते हैं नहीं, पूर्वांचल में रहते हैं, ठप्पा होना चाहिए किसका, सरकारी का। हमारे पास आते हैं, सर एक बहुत बड़ी समस्या, मैं कहता हूँ क्या है जी, बताता हूँ, बताते हैं सर ये दिक्कत है, लग रहा है कि सब गया मेरा, है ना। ठीक, तो मैं इनको समझाता हूँ, कुछ नहीं, टेंशन मत लो, बात कर लो साल भर के लिए घर पे, है ना। उसको भी चेक कर लेना कि साल भर कोई रुकेगा तो बढ़िया है, नहीं तो तुमने रास्ते है। ठीक, अब समझिए, अब 1 साल पापा से टाइम ले लिए, उधर भी टाइम लिए, दोनों लोग पढ़ने लगे। तो अब हुआ क्या, हम पहले इनको बोल दे, जिससे बैठा घुमाते हो ना, पहले इसको हटा दो। किसको, प्राणी को नहीं, पल्सर को। किसको, पल्सर को। अब देखिएगा, याद रहेगा ये बात, कभी जीडीपी भूलेगा ना, पल्सर वाला याद कर लेना। अब हुआ क्या, देखना, अब 2022 में इन्होंने पल्सर किसी को बेच दी, किसी दूसरे हीरो टाइप के प्राणी को, दूसरे बकरे को पकड़ के उसको ये बेच दिए 2022 में। कितने में, 42,000 में। कितने में, 42,000। इसलिए दुखी हो रहे हैं सबकी, लग रहा सच्ची घटना है, सच्ची नहीं ना है जी, सच्ची घटना है। इस एक टीवी जब सीरियल आता है, जब सीरियल आता है तो लिखा होता है इस पात्र घटनाओं का निजी से किसी वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, ये सिर्फ एक काल्पनिक घटना है, काल्पनिक है ना। ठीक, अब आते हैं 85,000 की बाइक 2022 में कितने में बेच दिए, 42,000 में। अब हुआ क्या, ध्यान समझिएगा। तो अब भारत की जीडीपी में 2022 में ये वाला दाम नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2018 की जीडीपी में 85,000 का दाम सरकार जोड़ चुकी थी। अब 2022 की जीडीपी में वो दाम नहीं जुड़ेगा। क्यों, कि अगर जुड़ेगा तो 82,000 प्लस 42,000 तो कितना हो जाएगा, 1,27,000। तो ऐसे जो जीडीपी आएगी वो क्या रहेगी, गलत रहेगी। बात समझ आ रही मेरी। तो अगर आप किताब में बस पढ़ रहे हैं, सकल उपभोग कभी समझ नहीं आएगा। सकल उपभोग का एक्चुअल मतलब होता है पहली खरीद। मोबाइल आप खरीदते हैं, जैसे मोबाइल आप खरीदा 55,000 का, देखते नहीं कुछ दिन बाद होता है घटाओ मोबाइल, दूसरा मोबाइल लाओ, तो दूसरा नया मोबाइल जब बेच देते हैं 55,000 का, कितने में, 25,000 में, तब ऐसा नहीं जोड़ेंगे कि 55,000 प्लस 25,000 बराबर 80,000, नहीं। क्यों, क्योंकि जब जिस समय आप खरीदे होंगे, जैसे आज आप लोग मोबाइल जो खरीदे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मोबाइल है, मैं आज 22,000 के इस साल खरीदा, 2021 में, जब 2021 में खरीदा था, हाँ 21 में, 2021 में जो खरीदा था 22,000 रुपए का, तो 2021 की जीडीपी में मोबाइल का दाम काउंट हो गया था। अब इसमें से मान लीजिए मैं किसी को 10,000 में बेच दूं, 10,000 में क्या करूं, 2022 में 22 चल रहा है ना, 2022 में बेच दूं, तब ये नहीं कि 21,000 2021 में और 10,000 2022 में, तब क्या हो जाएगा, जीडीपी गलत आएगी। ये सिर्फ उस टाइम जुड़ेगा। लेकिन सर ये बताइए, इन दोनों को बेचवाने के लिए, ये 85,000 की बाइक, इनको बेचवाने के लिए इन्होंने बीच में क्या काम किया, दलाली का काम किया, ब्रोकरी का काम किया। क्या काम किया, दलाल कितना सुनने में खराब लगता है ना, अब मॉडर्न में ब्रोकर, टाई लगा के एकदम, आप दलाल लगा रहा है गमछा उमछा बांध के, बड़ा फीलिंग आती है, शब्दों से फीलिंग है ना। जैसे गांव में देखेंगे कि आपका शब्द आ जाएगा, सब्जी खाना है, सॉरी फील हो रहा है, तरकारी खाना है, क्या फील हो रहा है, गांव बैठे हैं ना, चूल्हा बैठा है, वहां पे बोरा और बिछाए बैठे हैं, फील हो रहा है, उस तरीके से होता है। अब आते हैं, तो ये बीच में क्या थे, ब्रोकर थे, मान दलाल थे।
अब इन्होंने बेचवाने में उनसे 10% लिया। कितना परसेंट लिया? 10%। तो कितना हो गया? 85 10%। इनका मान लो, इनका 42,000 कितना हो गया? 4200 रुपए। कितना हो गया? 4200 रुपए। ये जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि इन दोनों के बिचवाने में इन्होंने क्या दिया है? सेवा दिया है। तो सेवा के रूप में भी पहली क्या है इनकी? पहली इनकम है, तो वो भी इसमें क्या होगी? जुड़ेगी। सर तो ये कैसे पता चलेगा? लेकिन अगर ये महान आत्मा होगी, ये सरकार को बताएगी, तब सरकार को बताएगी हाँ मैंने ब्रोकरी से इतना कमाया है। अब सरकार को कैसे बताएगी सर? जाके बताएगी क्या ये महान आत्मा? नहीं। सरकार जैसे ही टैक्स भरने जाएंगे, अगर महान आत्मा होंगे तो बता देंगे मेरी ये व्हाइट इनकम है, नहीं बताएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी? ब्लैक इनकम हो जाएगी। क्योंकि भारत में टैक्स की परिभाषा क्या है? जो व्यक्ति टैक्स पर क्या टैक्स देता है, जिस अगर टैक्स देने के लायक है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट आपको पढ़ा चुका हूं 1961 का, कि भारत में आयकर नियम की परिभाषा यह है कि अगर आप कर निर्धारिती हैं, कर निर्धारण की सीमा में आते हैं, और तब अगर आप कर नहीं देते हैं तो आपका धन क्या है? काला धन है। क्योंकि अगर ऐसा सबको टैक्स देना होता तो रिक्शा वाला सबके पास काला धन है। कब? जब पास कर निर्धारण की सीमा के अंतर्गत आ रहे हैं, जब नहीं देंगे तब आपका टैक्स क्या माना जाएगा? धन, काला धन माना जाएगा। एक आंकड़े के अनुसार भारत जितनी व्हाइट मनी है उसके ही बराबर लगभग भारत में ब्लैक मनी भी है। अब आगे आएंगे ब्लैक मनी पर चर्चा करूंगा। तो यहां से समझ में आया, हम लोग टॉपिक हट जाएगा। पहली यानी सकल उपभोग का मतलब क्या होता है? पहली खरीद। क्लियर? ये हुआ। अब दूसरा, या कहानी जब भी भूले, पल्सर 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 पल्सर, ये सकल निवेश, सकल निवेश ना, सकल, हाँ इसे चाहे छोड़ो, आओ। सकल निवेश कुछ बताने जा रहा था, छोड़ दिया। सकल निवेश का मतलब क्या होता है? अब दिमाग में आपके चल रहा होगा कि सर सकल निवेश को क्यों सरकार इसमें जोड़ रही है? क्योंकि सर जो निवेश होता है, लॉजिक लगाना है हर जगह। सर जो निवेश होता है वो खर्च थोड़े होता है, वो तो आप ही का पैसा आपके पास होता है कि नहीं? तो सर उसको सरकार व्यय पद्धति में क्यों जोड़ रही? कोई लॉजिक बताएगा? आप में से कोई दिमाग, कुछ भी बताओ, गलत भी आए तो बताया करो कई बार कॉन्फिडेंट रूप में। कोई जो भी आ रहा है गलत सही? अंजलि कोई आंसर? नहीं। चांदनी कोई आंसर? सचिन कोई आंसर? हिमांशु कोई आंसर? कोई यूट्यूब पर देखेगा तो कहेगा गधों का बैच है, बेइज्जती काटूंगा तो नहीं। हाँ कट जाएगा। ये बताइए, ये सकल निवेश जो है, बता दो इज्जत बच जाएगी। ये जो सकल निवेश है, सकल निवेश, निवेश खर्च थोड़े होता है। वेरी गुड। और कोई एकदम लॉजिकल बताइए, लॉजिक रूप से। जैसे 2 2 4 होता है, लेकिन फिर तो आ ही रहा है ना, वो आपका पैसा कहाँ हुआ? उस जस्ट की जगह कुछ और बोलो, बोल लो सही, लेकिन कुछ और शब्द का प्रयोग करो। ये बोलो कि वो उस साल की जीडीपी में खर्च हो गया है, इसलिए दोबारा वो नहीं माना जाएगा। सरकार उसको उस साल क्या मान लेती है? खर्च मान लेती है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे इसीलिए तब इसमें आप लोग लिख लें, सकल निवेश में आप लोग जितना बैंक में पैसा जमा किए हैं, आप बीमा जो कराए हैं, आप LIC जो कराए हैं, सरकार क्या मानती है? सकल निवेश। आपका सरकार उस साल क्या मान ली है? वो जैसे आप LIC कराए आप 20 साल के लिए, आज इस महीने में मान लो मेरी LIC हो, मैंने मान लिया स्वास्थ्य बीमा मैंने LIC करा लिया, और पर महीने मान लो 6,000 दे रहा हूं, तो मैं इस साल 6,000 दे दिया ना। अब मुझे रिटर्न कब मिलेगा? 2020 साल के बाद 2042 में मिलेगा। लेकिन इस साल क्या हो गया मेरा? वो मेरे पास है, व्यय हो गया। वो सकल निवेश, क्योंकि एग्जाम में पूछता है निवेश का आशय, तो आप अंदाजा लगाएंगे। तो आप एग्जाम्पल आप लोग लिखो, बीमा, इंश्योरेंस, शेयर। बीमा, इंश्योरेंस, शेयर, एग्जाम्पल लिख दूं मैं। बीमा कोई चीज होती है, शेयर हो गया। एक और चीज लिख लें आप लोग, बैंक में जमा धन, वो भी बैंक में जमा धन। ये तीसरा, वो तो आ जाएगा उसमें। तो ये इस साल में खर्च हो गया ना, ये दूसरी चीज है वो। अब आते हैं सरकारी खर्च। ये तो होगी प्राइवेट लोगों की बात। अब सरकार भी तो खर्च करती है। सरकार आपके लिए शिक्षा पे बजट खर्च की, सरकार ने आपकी सड़क बनाई, सरकार आपके लिए बस खोली, सरकार आपके लिए नालियां बनवाई, सरकार आपके लिए सड़क बनाई, सड़क में गड्ढा भी बनाई, गड्ढा भी भरवाई, है ना? होता है कि नहीं?
ये हो गया। सरकार आपके लिए पुलिस भेजी, पुलिस प्रशासन सैलरी देने में सब खर्च हो रहा है सरकार का, तभी ना सुरक्षा हो रहा है आप लोग का। ये दोनों मान लो आपस में पटका पटकी झोटा झोटी कर दें दोनों। अब हम लोग छुड़ाते छुड़ाते हार जाएं, बुलाएंगे ना 112 नंबर, तो 112 नंबर कैसे काम कर सकते? 112 नंबर फ्री में काम कर रही है? नहीं। कैसे काम कर रही है? वो सैलरी ले रही है तो काम कर रही है कि नहीं? तो सैलरी सरकार दे रही है, सरकार का खर्च हो रहा है। तो ऐसे सभी खर्च कहाँ होंगे? सरकारी खर्च। अब एक चीज आप लोग सभी लोग आंसर बताएंगे, बच की लाज बच जाएगी। ये बताइए कि निर्यात में से आयात क्यों घटाया जा रहा है इस फार्मूले में? कोई लॉजिक बताइए। पहले लड़कियों में, दूसरे देश से हो रहा है निर्यात, तो क्यों घटा रहे हैं? वही तो जानना चाह रहा हूं, क्यों घटा रहे? क्यों? ठीक है, वो तो आप बता ही नहीं है। दूसरे देश से आयात है, ये अपने देश का है। निर्यात जो कर रहे हैं आपके देश का है, और आयात जो कर रहे हैं वो दूसरे देश। क्यों घटाया जा रहा है? आप कुछ बोले, आप जीडीपी कुछ बोले आप। वेरी गुड, वही सबका आंसर सही है, आपका भी सही है, सबका सही है, आपका और बेहतर सही है। क्यों? कि उन्होंने बोला है। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि अब क्या माप रहे हैं? जीडीपी। तुम्हारी बात पता होना चाहिए। जा रहे हैं कहां? बस जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? कहां जा रहे हैं? मऊ, है ना आंसर? तो इस तरीके ये क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि जीडीपी में किस देश का होता है? दूसरे देश। अब आता हूं, ध्यान समझिए। अब क्यों निर्यात में से आयात घटाया जाता है? क्योंकि आयात अपने देश में नहीं बना है, और बनने वाली चीज जो अपने देश की बाउंड्री में बनती है वही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। आयात दूसरे देश में बना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझा दे रहा हूं। ये मानो ये इंडिया है, ऐसा नहीं इंडिया, सपोज ये चीन है, ठीक। यहां पे मान लो कोई चीज बना, मान लो यहां पे @ बना, कोई सिंबल बना रहा हूं, समझ में आएगा सभी। यहां पे @ बना, और वो यहां से @ कहां आ गया? ये वस्तु है, यहां आ गया। तो ये भारत के नजरिए से क्या है? निर्यात है, ठीक। और यहां पे हैज, ये बना यहां पर, और आ गया कहां पर? हैज, इंडिया में। तो ये भारत के नजरिए से क्या है? आयात है। अब समझना है यहां पर एक चीज, ये हैज यहां भारत की सीमा में भले आया, बना कहां पे था? चीन में। तो भारत की जीडीपी का ये नहीं है। ये यहां पे बना, चला गया कहां पर? ये भारत की जीडीपी का है, भले वहां है, बना कहां है? भारत में। तो इसलिए क्या करते हैं निकालने के लिए? अब समझ में आ गया आंसर। इसीलिए व्यय पद्धति में आप जीडीपी निकाल रहे हैं, इसीलिए निर्यात में से आयात को क्या करते हैं? हटा देते। तो यहां पर आप ब्रैकेट में एक लाइन में लिखें, क्योंकि आयात आपके देश में नहीं बना। क्योंकि आयात आपके देश में नहीं बना है। इसमें निर्यात और आयात के आगे एक ब्रैकेट बनाकर लिखेंगे, क्योंकि आयात या इंपोर्ट आपके देश में, आपके देश का नाम, आपके देश में नहीं बना है। हो रहा है यहां पे क्लियर? अब लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन सा? अब मेरा जब मैं स्कॉर्पियो इनके यहां से लेने गया, तो मेरा क्या हुआ था? वो व्यय हुआ था। ये 18 लाख इनका क्या हुआ था? आय हुआ था। ये लिख लीजिए, हटा दूं? इस चैप्टर को आप लोग इतनी बार देखना कि सपना में आने लगे। सच बता रहा हूं, ये हमेशा आपके टॉपिक आपके ज्ञान में इतनी बढ़ोतरी करेगा, और आपको 100 लोगों के बीच में बोलने के लिए आपको ताकतवर बना देगा। ये टॉपिक 100 लोगों के बीच में बोलने के ताकतवर बना देगा आपका टॉपिक, राष्ट्रीय आय। क्योंकि ज्यादातर लोगों को फुर्सतें नहीं, किससे? खैनी रगड़ने से, समझ रहे ना? इस तरीके से आते हैं। आप ऐसे कोई खैनी नहीं खाता है? भारत, बताओ, भारत में जहर का दूसरा रूप है। भारत में जहर का दूसरा रूप गुटखा। पैसा दे के आदमी खा रहा है कि लो, मैं मुझको गुटखा दो, मैं मरना चाहता हूं, लेकिन धीरे धीरे गुटखा दो। गुटखे ना है। अब क्या आते हैं, आय पद्धति यानी इनकम मेथड। हेडिंग डालिए, इनकम मेथड। इनकम
मेथड यानी आय पद्धति। पहले वाला फॉर्मूला क्या था? व्यय पद्धति। ये क्या है? आय पद्धति। अब इसको छोड़ने से पहले एक चीज आप लोग ये बताइए कि आय मीन क्या? जिससे पूछूंगा वही बताएगा, क्योंकि हमको पता है कि इस क्लास में किसको किसको पता है, हमको यही पता है किसको किसको क्लास में पता नहीं है। ठीक, आपके हिसाब से हमको पता है कि आपको पता, आप बताइए आपके हिसाब से, आप चंद्र के हिसाब से आप ये बताइए आय मीन्स क्या? जब मैंने बोला आय, जैसे मैं बोला ना कि एप्पल, तो ख्याल है ना गुलाबी किस्म का होता है, गुलाबी होता है, हरा होता है। आम बताया ना, आम में पका होता है पीला हो जाता है, हरा होता है, कच्चा होता है तो हरा होता है। ख्याल आया? ख्याल आया ना, है कि नहीं? तो वैसे ही जब आय की मैंने बात की तो आपका क्या ख्याल आया? आय आपके नजर में क्या क्या हो सकता है? कमाया हुआ धन। ठीक, धन आपके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ठीक। कुछ स्पेसिफिक वर्ड बताइए, जैसे कि जैसे नहीं होता है कि एक होता है वस्तु, एक्चुअल समझिए, एक आपने बोला वस्तु तो आपने सभी वस्तुओं की बात बोल दी, है ना? जैसे आप लोग सभी क्या स्टूडेंट हैं, लेकिन पर्टिकुलर आपका नाम आप शिवांगी हैं, आप क्या हैं? शालिनी है, आप क्या है? पूजा है, आप क्या है? चंदनी है, आप क्या है? अंजलि, आप क्या है? सचिन है, आप क्या है? हिमांशु है, और आप मधुबेश, इसके नाम लग दे रहा मधुहोश। ठीक, समझिए ये गुड हो गया, गुड। लेकिन गुड में अब क्या क्या? अम्ब्रेला, पेन, कलम, फैन, टेबल, कैमरा, मोबाइल, ये सब होता है कि नहीं? वैसे बताइए, उस तरह का आंसर मुझे चाहिए। सैलरी, वेरी गुड, जो बचता है वो ठीक, एक सैलरी आया। और कुछ पीछे से किसी के आंसर? किराया, वेरी गुड, किराया आंसर आया। रेंट आया, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं सबके, बढ़िया आंसर, वेरी गुड। सेविंग भी ठीक है, सबके बढ़िया आंसर है। इसमें कुछ लोगों के सबके आंसर सही है, लेकिन कुछ लोगों के एकदम स्पेसिफिक वर्ड वाले आंसर, इसलिए उनके ज्यादा बेहतर सही है ना? आते हैं हम लोग, जैसे एक होता है ना ऐतिहासिक इमारत, सब बोल दिए, स्पेसिफिक है नहीं। एक होता है ताजमहल, लाल किला, होता है ना, तो ये ऐसे हो। अब आय मतलब समझो, बहुत लोग आय को ना, जो आय आप समझते हैं वो आय नहीं होती है। कई बार वो आपकी आय क्या होती है? वो सेवा होती है। आप सेवा को आय समझते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने जो नौकरी की, क्या की? आप नौकरी की है, वो नौकरी आपकी आय नहीं है, नौकरी सेवा है। जो आप कर रहे हैं वो क्या है? वो सेवा है। ये चार्ट बनाओ साथ साथ मेरे, सेवा, सेवा के नीचे क्या है? नौकरी क्या है? सेवा है। अब लेकिन अब नौकरी करने के बाद 30 तारीख को जो क्या मिलेगा? सैलरी जो मिलेगी, सैलरी, वो क्या होगी? आपकी आय होगी। फिर दूसरा, आपने कोई व्यापार किया, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग किया, या यहां का सामान वहां पहुंचाया, यही ना व्यापार होता है। मैंने आप बिस्किट बनाया, बिस्किट पैक हो गया, बिस्किट पहुंचा होलसेलर के यहाँ, होलसेलर के यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कस्टमर के यहाँ पहुंचा ना। ये क्या हो रहा है? सामानों का हस्तांतरण हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये व्यापार हो रहा है। तो व्यापार क्या है? सेवा है। लिखो आप लोग, व्यापार। ये आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत कीमती है, व्यापार। अब उसके बाद व्यापार करने के बाद आपको जो प्रॉफिट होता है आय के रूप में, वो क्या है? आपकी आय है। प्रॉफिट यानी लाभ। समझ में बात? ये है आय। व्यापार को आय मत कहना, व्यापार एक सेवा है, नौकरी एक सेवा है, ये आय है। अब आय का मतलब है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब समझना ध्यान से, ट्रांजैक्शन, यहां पर लिखो आप लोग, ट्रांजैक्शन। मान लीजिए 5 साल के बाद, 5 साल के बाद शिवांगी जो चाहती है हो गई, मैं बेसहारा रहा, गरीब, ठीक, मैं रहा। अब हमको मिल गई स्कॉर्पियो में। बोली अरे सर आपको पहचान तो रही हूँ। हमको ठीक ठीक पहचान रहे, बहुत बढ़िया, पहचान गई, वही बहुत बड़ी बात है। तो बोली ठीक है सर, बैठिए बैठिए। रास्ते में कही सर ठीक ठाक चला, हमको ठीक नहीं चला, स्थिति बहुत खराब है। बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, मदद होगी बताइएगा। हम तो आदमी तुरंत इकोनॉमी वाले, ठीक है 10,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो।
अभी 10,000 जो कहेगी तो ठीक है ले लीजिए, हमको देने आएगी कैसे, रुकिए फीस तो बढ़ा लिए हैं आप, है ना। तो आपसे मैं 10,000 दूंगी तो फ्री में नहीं दूंगी, मैं क्या दूंगी, उस पर लूंगी ब्याज। क्या लूंगी? ब्याज। कब देंगे आप? डेट भी ले ली, ठीक है, तुमको 6 महीने बाद दे दूंगा, करीब 10% ब्याज लूंगी। कितने परसेंट ब्याज? 10% ब्याज। तो अब इसको 6 महीने के बाद कितना रुपए लौटाऊंगा? 11,000 रुपए। कितने हजार रुपए? 11,000। अगर ये मुझसे टैग वो ब्याज नहीं लेती तो वो इनकी आय नहीं होती, वो सिर्फ लेन देन होता, ओनली ट्रांजेक्शन होता। समझ रही बात? वो 10,000 के बदले मुझसे क्या ले रहे हैं? 11,000 रुपए ले रहे हैं, तो वो क्या होगी? ब्याज क्या होती है? आय होती है। और ट्रांजैक्शन सेवा होती है। मार्केट में जाकर पूछो, लोग अभी यही समझेंगे। तीसरा, चौथा एक चीज है रूम, होम, ये सब इस तरह जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है? सेवा। अब यहां पे कोचिंग है, उसके बाद से 29 दिन 30 दिन के बाद मकान मालिक जो है हम लोगों को सेवा दे रहे हैं ना, है कि नहीं? आप लोगों उनकी बस कोचिंग चल रही है, आपकी नहीं चल रही है? चल रही है। अब उसके बाद जो आपको 30 तारीख जो हम लोग किराया लेंगे वो उनकी क्या होगी? आय होगी। लेकिन जो हम लोगों को घर दिए उनकी क्या है? वो सेवा है। लेकिन 30 तारीख जो हमसे क्या लेंगे आप पैसा, वो क्या होगा? आय होगा। तो पैसा यहां पर क्या हो गया? किराया, यानी रेंट। आय होती है, सबकी आय में क्या आया? पैसा ही आया, लेकिन सबके अलग अलग रूप में। जैसे आप पैसा दे रहे हैं मुझको, फीस है, वो किस नाम से दिए आप? फीस के रूप में। आप दुकान पे कुछ खरीदने गए तो वो अलग मूल्य है, बात समझ में आ रही है? जैसे दुकान पे गए आप खरीदने, मूवी देखने गए तो वो टिकट के रूप में आपने पैसा पे किया, समझ रहे? तो ये इसका जो फार्मूला होता है लिख लो। तो राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने का या जीडीपी को काउंट करने का जो आय पद्धति का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है, आप लोग लिखो, सिग्मा WI सिग्मा PI। ये लिखे आप लोग ना, ये बहुत काम देने वाली चीज है, पूछ देगा एग्जाम में। आय से एसेट, ये आय के कंपोनेंट, कुछ भी सवाल पूछ सकता है इकोनॉमी में। अगर आपको ये अगर आता है चैप्टर तभी आपको करंट अफेयर समझ में आएगा। ज्यादातर लोगों करंट अफेयर क्यों कठिन लगता है? क्योंकि उनका इकोनॉमी तैयार नहीं है। करंट अफेयर तैयारी के लिए आपको 80% इकोनॉमी आपको आना ही चाहिए, वरना आपको करंट अफेयर समझ में नहीं आएगा। और आजकल की परीक्षाओं के लिए अगर करंट अफेयर आपका तैयार नहीं है तो परीक्षा देने मत जाइए। ये हमको बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है, दे रहे होंगे सब लोग। देख रहे हैं कैसे हो रहा है? 25-25 नंबर का क्वेश्चन रह रहा है जीएस का, पता चला है 7, 8, 9 क्वेश्चन करंट अफेयर दे रहा है। अब इतना पढ़े 12 क्वेश्चन, इतनी पढ़े 9 क्वेश्चन, लेकिन उसका मूल क्या है? इकोनॉमी, है ना। जैसे आप पढ़ेंगे वर्तमान में करंट अफेयर में पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत की हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो रट लिए ना। लेकिन आपको पता ही नहीं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती, समझ में आएगा? कैसे रट? नहीं समझ में आएगा, इसलिए फैक्ट जाना जरूरी है। तो लिखिए सिग्मा WI सिग्मा PI, सिग्मा INI प्लस सिग्मा RI। सिग्मा मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने हैं भारत में लोग, सबको जोड़ लीजिए। सिग्मा का मतलब सभी, ऑल। मैथ में सब लोग पढ़े हैं बचपन में। एक अब यहां तक WI का मतलब लिखिए वेजेस इनकम, वेजेस इनकम। वेजेस इनकम का मतलब होता है तनख्वाह। यहां पे तनख्वाह लिखेंगे, वेतन नहीं। ये देखो क्यों यहां पे सैलरी नहीं लिखा हूं कि वेजेस में ना मजदूरी भी आती है, लेबररी भी आ जाती है, सैलरी भी आ जाती है, वो सभी इसमें आ जाता है इस शब्द में। ये बड़ा शब्द है, तो यहां पर आप हिंदी में लिखेंगे तनख्वाह। क्लियर? PI का मतलब होता है प्रॉफिट इनकम। PI का मतलब होता है प्रॉफिट इनकम, यानी लाभ की आय। लाभ की आय। INI का मतलब होता है इंटरेस्ट इनकम, यानी बोलिए क्या होगा हिंदी में? ब्याज की आय। RI का मतलब होता है रेंट इनकम, यानी किराए की आय। आप लोग करंट अफेयर में एक मुद्दा सुन रहे होंगे, सरोगेसी, किराए की गोद। करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा मैं,
बहुत सारे हीरो देखे होंगे, शाहरुख खान का, वो जो एक कौन है जो कि तुषार कपूर, शिल्पा शेट्टी तो नहीं सुना हूं मैं, उनका भी वैसे ही है। तुषार कपूर का मुद्दा आया था बड़े उछल के सामने, सरोगेसी मदर, बताऊंगा मैं सब क्या होता है, सब मुद्दे पढ़ेंगे आप लोग। ये है, अब अंतिम में फार्मूला क्या बना, फार्मूला अंतिम आप लोग लिख लो, जीडीपी बराबर W प्लस P प्लस I प्लस R, और नीचे लिख लें आप लोग C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये दोनों फार्मूला क्या है, जीडीपी को काउंट करें। ये है आय पद्धति और ये है व्यय पद्धति। हो गया इतना? अब हाँ, अभी नहीं हुआ, कछुआ की चाल। आजकल ना कछुआ बनने से काम चलेगा ना खरगोश, दोनों बनने से काम चलेगा। स्पीड भी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी, वो फिल्मों में दिखाया था। इतना हो गया। अब ये सारी चीज आप जान गए कि ये क्या होता है। अब आप जान गए कि इसको कैसे काउंट करते हैं। अब इसको कौन काउंट करता है? सवाल अब ये उठता है कि मान लीजिए आप हैं हर्षिता, ये बोल रहे हैं कि सर मेरी सरकार जीडीपी, मेरे पापा चाहे मेरे चाचा चाहे कोई, वो मेरा टैक्स तो जमा करने जाते ही नहीं है, तो क्या उनका धन काला धन है? तो हाँ, आपके घर का वो क्या है, काला धन है। बात समझ में आई? हैं? हाँ बता रहा हूं। तो क्या वो धन काला धन है? अगर वो टैक्स नहीं देते हैं दायरे में तो आपका काला धन है। तो सर कैसे काउंट होता है? थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लेके फिर क्लास खत्म करता हूं मैं। थोड़ा सा जान लो आप लोग कि आखिर ये जीडीपी हम लोगों की आय को कैसे वो जान जाता है कितना है। जीडीपी आखिर कैसे जान गया कि ये पूजा की आय इतनी है, क्या नाम, सचिन की आय इतनी है, चेतन भगत बोलने जा रहा था, हिमांशु की आय इतनी है, मेरी आय इतनी है, कैसे सरकार जान जाती है? होना तो चाहिए ना। देखो ध्यान से, इसको हटा दूं। वेरी गुड। उसी को मैं सब सारे टेक्स्ट को एक साथ लेके बता रहा हूं, एकदम व्यवहारिक भाषा में। अब उसके स्टैटिक में नहीं जाना है कि क्या होता है, क्या क्या नाम होता है, वैसे नहीं जाना है। जैसे क्या होता है ना, जैसे कि मान लो जॉब चाहिए, इसीलिए पढ़ रही हैं, जॉब मान ली आपकी लग गई, जो आपकी विश है भगवान पूरी कर दे, ठीक। मान लो, अब भगवान में आस्था है तो मान लो, ठीक है। मान लीजिए आप जॉब में आ गई और आपकी जो इनकम है, पर मंथ इनकम कितनी है, 70,000 रुपए। उस जमाने में 70,000 कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि कौन खा जाएगा, महंगाई, और इकोनॉमिक भाषा में इन्फ्लेशन रेट खा जाएगा। मान लो इसके दादाजी 50 साल पहले रखे होंगे कि जब मेरी नतनी, बोलते हैं नतनी, ठीक है, जौन हुई, ठीक है, नतनी जब होगी 20 साल 25 साल 50 साल के बाद, एक दीवार में मान लो गाड़ के रखे, कितना रुपया, 50,000 रुपया। कितना हजार रुपया? उनके उस जमाने में 50,000 नहीं, 50 ज्यादा बोले, जब कई करोड़ रुपया हो जाए। मान लो कितना रुपया, 600 रुपया। कितना रुपया? 600 रुपए। और उन जमाने में 600 रुपये कई लाख के बराबर था। लेकिन दादाजी मान लो कि, ठीक, अब उसके बाद अभी समय इनको कहीं दीवार में गड़ा ऊपर लेटर मिलता है कि तुम मेरी नतनी, फिल्म दिखाता है ना, तुम मेरी नतनी हो, मैं तुम्हारे लिए 600 रुपए छोड़ के जा रहा हूं। इस 600 रुपए से तुमने भविष्य की बहुत सारी चीजों को पूरा कर सकती हो। कब? 2022 में। कब? 2022 में। अब 2022 600 रुपये मन करी का दादाजी, आपको पता नहीं कि मैं आसिफ सर से इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट बनूंगी, तो मुझे पता है कि इस 600 रुपए को इन्फ्लेशन रेट क्या कर गई है, खा गई है। अब इस 600 रुपए के सर कोचिंग की फीस भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोचिंग की फीस ही 1,000 रुपया है ना। बात समझ में आ रही है? तो कहाँ दे फीस दे पाई? लेकिन नहीं, उस समय दादाजी 600 रुपए में बहुत कुछ कर सकते थे, इसीलिए उनके जमाने में बहुत। लेकिन आज कौन खा गया? तो 70,000 ज्यादा खुश मत, 70,000 कुछ नहीं होगा। 70,000 मान ली इनकी सैलरी है। अब मान लीजिए इनको गुणा कर दीजिए 12 से, तो कितना हो गया, 8,40,000। 8,40,000। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी आय को सरकार कैसे जान जाती है। सब आपको पता है कैसे जानती है, क्योंकि बहुत मार्केट में कुछ लोग कोई नहीं जानता है सब चीजें। आप ये जान रहे हो तो तुम आप कुछ नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर उठे ना नॉलेज के मामले में, उठे कि नहीं, इतना जान, क्योंकि लेकिन बाकी लोग सब कुछ पता है, इकोनॉमी का नॉलेज बहुत लोगों को पता नहीं होता है।
आते हैं। कितनी हो गई सालाना इनकम? 8,40,000। अब मान लिए, माना उतना तो है नहीं, लेकिन माना कि सरकार 10% टैक्स लगाती है आपको। कितना परसेंट? 10%। तो 10% का क्या हुआ? 84,000। सालाना कितना टैक्स लगा? 84,000। तो आपका हर महीने कितना रुपया कटेगा? 60,000। आपको टैक्स वाले चैप्टर में जो लोग पहले पढ़े उनको मैं पढ़ा चुका हूं कि सरकार आपको साल भर का टैक्स लेती है और हर महीने में थोड़ा थोड़ा करके लेती है। किस सिद्धांत के तहत? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सर्विस, सहूलियत के सिद्धांत से। सरकार कहती एक बार में ना दो, थोड़ा थोड़ा करके 12 महीना दो। तो जो 84 टैक्स है सरकार हर महीना लेगी 7,000 रुपए। अब समझना है ध्यान से, ये आप सरकारी जॉब में है तो आपका टैक्स आपके खाते से कट के किसके पास गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला गया। अब इनकम टैक्स, देखना ध्यान से, लॉजिक लगाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये अपनी खबर ये किसको भेजेगा? सीएसओ को। सीएसओ को। अब सीएसओ से बताएगा, मैंने बताएगा मतलब कैसे भी ईमेल के माध्यम से बताएगा, मतलब अपनी भाषा में समझा पा रहा हूं आपको। वो बताएगा कि देखिए, क्या नाम है आपका? अंतिमा के, जैसे इनकी जॉब है, इनकी जॉब के हिसाब से मैंने कितना काटा उनसे पर मंथ टैक्स? 7,000 रुपए। आप सीएसओ जीडीपी में जोड़ लो। तो अब वो क्या करेगा? अब वो 7,000 नहीं जोड़ेगा, अब वो जोड़ लेगा कितना? 7,000 सीधे उठाएगा। 7,000 गुणे 12 गुणे कितना हो गया? 84,000। अब देखना, अब 84,000, अब ये क्या है? टैक्स कितना काटी है सरकार? 10% ना। ये तो 12 महीने की इनकम निकाल लिया टैक्स। अब कितना जोड़ देगा? 10% से गुणा कर देगा। तो कितना हो गया? 8,40,000। तो भारत की सरकार में आपकी जीडीपी क्या हो गई? काउंट हो गई। पता चला बात का? सरकार ऐसे आपकी आय को जोड़ देती है जीडीपी में। अब वही होगा कि सरकार, सर मेरी आय तो इतने के अंतर्गत आती है लेकिन मैं टैक्स नहीं देता हूं, तो क्या मेरा धन काला धन है? तो हाँ, आपका धन काला धन है। समझ में आ रही बात? तो ये आज की क्लास आपकी यहां तक खत्म हो गई।